ओके, सभी बच्चों को राम राम, शास्त्री काल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे शाम का समय हो, सभी लोगों को नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए, और मैं क्लास 12 का पहला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ या पहला पार्ट स्टार्ट करता हूँ। पहला पार्ट जो है वो क्लास 12 की फिजिक्स के लिए है, और जो कि है हम पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू इस सीरीज को रखेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा, और हम एक न्यूमेरिकल की सीरीज लाएंगे। ये थ्योरी सीरीज रहेगी, इसके साथ साथ क्या रहेगा, न्यूमेरिकल की सीरीज रहेगी, जो कि कुमार मित्तल के बुक से पूरे एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाऊंगा, आप देखेंगे भी, और एनसीईआरटी भी, दोनों क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पहले यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखेगा इधर, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो आज हम फिजिक्स में क्लास 12 का जो पहली यूनिट है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर वैद्युतिकी इकाई फर्स्ट 01, जिसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स में जो इसमें आते हैं आपके 4 चैप्टर। कितने चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर। तो पहला आता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है गास का नियम, वैद्युत फ्लक्स एवं गास का नियम, वैद्युत फ्लक्स एवं गास का नियम, गास का नियम, वैद्युत फ्लक्स एवं गास का नियम। तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। चौथा चैप्टर है वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता, या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं संधारित्र। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर संधारित्र लिख देते हैं इसको, संधारित्र चैप्टर के नाम से। क्या है, संधारित्र, इसको कैपेसिटर बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स एवं गास का नियम, और तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव, और चौथा चैप्टर है संधारित्र। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। तो हमारा एक लेक्चर कंटिन्यू आपको मिलेगा 30 से 35 मिनट का डेली। तो उसमें क्लास 12 का डेली
कुछ ना कुछ टॉपिक कवर होगा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम, बेल फ्लक्स। चलिए देखिएगा, अध्याय 01 कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इसमें हम पढ़ेंगे, छोटा टर्म जो आता है वो क्या आता है, आवेश। क्या, आवेश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। तो हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। आवेश होता क्या है, आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है, तो आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तुओं को आकर्षित एवं क्या करता है, आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। तो देखिए आवेश होता क्या है, यह एक अपनी मैटर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, या किसी वस्तु का क्या होता है, गुण होता है, जो क्या करता है, वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद आता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और फिजियस पद्धति में दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होता है ईएमयू। क्या होता है, ईएमयू। और एक होता है ईएसयू। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 ESU इज इक्वल टू होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। और EMU बराबर होता है 1 EMU। EMU इज इक्वल टू होता है 3 कूलाम, सॉरी 10 कूलाम। कितना, 10 कूलाम होता है, ठीक है। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम और 1 ESU इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। और एक होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, नॉट फैराड, क्या, फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे बराबर फैराडे इज इक्वल टू 96,485 या 96,500 गुलाम। ठीक है, 96,485 गुलाम बोल सकते हैं आप, गुलाम, या 96,500 गुलाम होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको मिटाते हैं। ओके, सभी लोगों ने अब लिख लिया होगा। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं। आवेश तो आपने जान लिया क्या होता है, कि वस्तु का क्या होता है, गुण होता है, जो क्या करता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब बात आती है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आ जाएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला आता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश जिसको बोला जाता है निगेटिव चार्ज। क्या बोला जाता है, निगेटिव चार्ज। ओके, तब तक मार्कर को मैं इंक मिला देता हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। तो आप लोगों ने देख लिया कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार देखा। तो आप सभी लोग अब हेडिंग लगाएंगे क्या। अगर आप पढ़ने बैठने पहले बात तो पेन और पेपर लेकर बैठिए, तब आपको क्लास की फीलिंग आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। यहाँ टीवी कोई चल नहीं रही है, ठीक है। ओके, अब हम साफ करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हेडिंग है हमारी क्या, धनात्मक आवेश होता क्या। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, उसे देखना है हमको। इसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, सामान्य सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना। सामान्य अवस्था से ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, जब किसी वस्तु में जब किसी वस्तु के सामान्य अवस्था इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तब वह वस्तु तब उस वस्तु पर हो जाती है तब उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है। जब किसी वस्तु की सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तब वह वस्तु पर धन आवेश आ जाता है। क्या जाता है? धन आवेश आ जाता है। सॉरी फॉर दैट। धन आवेश आ जाता है। देखिए मैंने क्या बोला, एक सामान्य अवस्था मतलब होता है, देखिए इसको बोलता है सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था का मतलब है न्यूट्रल। क्या हो वस्तु? न्यूट्रल। सामान्य अवस्था मतलब न्यूट्रल हो यानी उदासीन। अब उदासीन होगी, देखिए कैसे होगा। उदासीन का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या देखिए 4 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है और 4 क्या नेगेटिव। अब देखिए वस्तु क्या है, पूरा न्यूट्रल। बॉडी पर कुल चार्ज कितने हैं? कुल चार्ज 0 है। कुल चार्ज कितने हैं? 0 है। नेट चार्ज कितने हैं? 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता हूँ। क्या करें? बाहर निकालूंगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे, देखिए कैसे बनेगी। इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें कितने पॉजिटिव हैं? 5 पॉजिटिव हैं, 5 पॉजिटिव हैं और 4 क्या है, नेगेटिव हैं। तो अब ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव कैंसिल कर देगा, इसने ये नेगेटिव इस पॉजिटिव कैंसिल कर देगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, पॉजिटिव। तो यह वस्तु क्या होगी, धनावेशित हो वस्तु होगी। क्या होगी, धनावेशित वस्तु हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यहाँ अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, लिखने के बाद इसको मिटाएं, साफ करें। ओके। अब हेडिंग डालते हैं ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश जिसको बोला जाता है निगेटिव चार्ज, बोला जाता है निगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज में होता क्या, इसको बात को समझिएगा। नेगेटिव चार्ज में होता क्या है, पहले समझा दे फिर थ्योरी लिखते हैं। ये सामान्य अवस्था में कोई वस्तु है, मतलब क्या है, उदासीन। क्या है, उदासीन। उदासीन का मतलब ये हो जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, अब इसमें मैं क्या करूँ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर इसमें डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डालने पर, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें मैं बाहर से डालूंगा, देखिए क्या होगा प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होगा इस वस्तु में,
नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन डालने से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब देखिए इस पर कितने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसको कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इसको कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इसको कैंसिल करेगा, बचेगा क्या? तो वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित वस्तु। क्या हो जाएगी? ऋणावेशित वस्तु हो जाएगी। समझ में आया आपको? चलिए अब हम देखते हैं कि यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है तो कैसे होती है, और ऋणावेशित होती है तो कैसे होती है। तो आपने देखा अभी कि अगर किसी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है, अगर किसी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है तो वह वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और दूसरी बात बोला जाए, जब किसी सामान्य अवस्था से वस्तु से क्या किया जाता है? वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाता है। जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाती है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट आता है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या आता है, सुनिएगा मेरी बातों को, कि अगर मैं उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन को डाल रहा हूँ, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा, सर प्रोटॉन को आप डाल क्यों नहीं रहे, निकाल क्यों नहीं रहे? देखिए प्रोटॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होती है? बाहरी कक्षाओं में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा धक्का देंगे तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन प्रोटॉन को अगर आप थोड़ा धक्का देंगे तो बाहर नहीं निकलेगा। तो हम अपनी एनर्जी वहाँ पर लगाना चाहते हैं जो थोड़े से एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, उसमें ज़्यादा एनर्जी निकालेंगे, क्या पता बाहर निकले कि ना निकले। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर मतलब अंदर डालते हैं। हाँ, अगर आपके माइंड में ये है कि प्रोटॉन को निकाला जा सकता है, हाँ निकाला जा सकता है, लेकिन जनरली तरीके से निकाला नहीं जाता है। प्रोटॉन को ही डाला जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है और इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जाता है। तो हम एक नोट पॉइंट देखते हैं कि अगर किसी धनात्मक कोई वस्तु धनावेशित हुई है, धनावेशित होने का मतलब है वह वस्तु में इलेक्ट्रॉनों क्या हुई है? क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। धनावेशित वस्तु कब होती है? जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और जब वस्तु और ऋणावेशित वस्तु क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो आप एक तरीके से धनावेश और ऋणावेश को आप बता सकते हैं एक तरीके से और, कि धनावेश क्या होता है? जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों, जिस सामान्य वस्तु में इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, एक बार और दूसरे तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं हम, अथवा करके परिभाषा देखिएगा। अथवा करके परिभाषा जैसे बोला जाए कि धन आवेश की परिभाषा हम और लिख दे रहे हैं। धन आवेश की परिभाषा का हम लिखेंगे तो बोला जा सकता है वह सामान्य वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी हो जाती है। वह सामान्य वस्तु या वह सामान्य अवस्था में वस्तु, सामान्य अवस्था में वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कमी हो जाती है, धन आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। ऐसे बोल सकते हैं आप। दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं इसका ऋण आवेश के लिए, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश क्या है? वह सामान्य अवस्था सामान्य अवस्था में वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, ऋण आवेश कहलाता है।
ऋण आवेश कहलाता है। तो आपने देखा धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश का वह समान अवस्था में वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है। अब इसके बाद बात आती है नोट पॉइंट की। किसकी बात आती है, नोट पॉइंट की। देखिए जब हम सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, यानी P प्लस बोल देता हूँ, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻27 क्या kg। तो देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। तो बच्चों प्यास लगे इसलिए पानी पी रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकालने से, क्या किसी समान अवस्था में से वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या उस वस्तु में द्रव्यमान की कमी होगी? हाँ बिल्कुल होगी भाई। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 kg होता है, वो बहुत कम है, लेकिन कमी तो होती है ना, पहले से कुछ तो कम होता है। तो बोला जाएगा धनावेशित वस्तु का कहलाना द्रव्यमान की कमी होना। धनावेशित वस्तु में या तो लिख सकते हैं समान अवस्था से, नोट पहला है भाई, नोट पहला, समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर द्रव्यमान की कमी हो जाती है। और दूसरा है नोट पॉइंट 02, अब अगला है सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन को डालने पर द्रव्यमान की वृद्धि हो जाती है। चलिए हम चलते हैं, अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना होता है, ये किन चीजों से बने होते हैं, इनको हम भी देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी जान लेते हैं। तो आते पढ़ते हैं क्वार्क्स। क्या होते हैं, क्वार्क्स। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, क्वार्क्स बने होते हैं। किससे, क्वार्क्स। क्वार्क्स दो टाइप से पढ़ते हैं, क्या, एक अप क्वार्क्स, दूसरा है डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स की वैल्यू होती है 2e/3, डाउन क्वार्क्स की वैल्यू होती है -c/3। अब जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जीरो चार्ज होता है। क्या होता है, जीरो चार्ज। इसको ऐसे लिख देते हैं, जीरो चार्ज होता है। तो देखिए हम कैसे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए अब जब किसी परमाणु में क्या क्या हो,
दो अप क्वार्क्स हो, क्या हो, दो अप क्वार्क्स हो और एक डाउन क्वार्क्स हो, क्या हो, एक डाउन क्वार्क्स हो। तब देखिए किसका निर्माण होता है, बना रहा हूँ किसका, मैं प्रोटॉन का बना रहा हूँ, प्रोटॉन का निर्माण किसका कर रहे हैं, प्रोटॉन का निर्माण। जब प्रोटॉन का निर्माण करते हैं तब की बात आती है, हेडिंग में आप लगा लेंगे प्रोटॉन का निर्माण इसको लिखने के बाद। तो मैंने क्या किया, अब इनका कुल निकालना है, चार्ज कितना होगा। अब क्वार्क्स की वैल्यू क्या है, +2e/3 प्लस, अब क्वार्क्स की वैल्यू क्या है, +2e/3 और डाउन क्वार्क्स की वैल्यू क्या है, -e/3। अब जोड़ लेते हैं, 2e/3 + 2e/3 -e/3। एलसीएम क्या होगा, 3, ऊपर पहुंच जाएगा 2e, ऊपर हो जाएगा 2e - e, 2e 2e 4e, 4e में से एक जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा, +e आया कि नहीं आया। यानी दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स मिलाने से, दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स मिलाने से क्या आया, +e आया। किसका निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ। अब हम प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, प्रोटॉन का हो गया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद हम किसका निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का निर्माण, इलेक्ट्रॉन का निर्माण। अब हम क्या करते हैं, एक परमाणु है उसमें क्या है, 3 डाउन क्वार्क्स, 3 क्या है सॉरी 3 डाउन क्वार्क्स हैं, क्या है, 3 डाउन क्वार्क्स। इनका कनेक्ट करिए, डाउन प्लस d1 d1 d2 d3 बोल सकते हैं। d1 की वैल्यू क्या है, -c/3 प्लस -c/3 प्लस -c/3। एलसीएम सबका होगा क्या, 3, तो -e, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -c होकर के -3e/, क्या हो जाएगा, 3 3 3 कटेगा, क्या आया, -e। यानी इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हो गया इलेक्ट्रॉन का निर्माण। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब इसके बाद हम चलते हैं, किसका निर्माण करते हैं, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का निर्माण, न्यूट्रॉन का निर्माण। इसमें क्या करते हैं हम, परमाणु, इसमें क्या लेते हैं, एक अप क्वार्क लेते हैं और 2 डाउन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक d1 d2, ठीक है। इसमें कुल करते हैं चार्ज का, अप प्लस डाउन d1 प्लस d2। अप की वैल्यू +2e/3 प्लस -e/3 प्लस -c/3। एलसीएम ओवरऑल कितना होगा, 3, तो यहाँ पर 2e -c, तो 2e डिवाइड बाई 3, ये से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 0/3। यानी बोला जाए कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो आज हम आपकी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की क्लास को यहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को नमस्कार। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।